स्टूडेंट्स, क्या आप सब तैयार हैं मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए? तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। बट आज की क्लास में भी मैं मोल कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगी, बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट एक न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। तो सिर्फ टॉपिक को समझना इज नॉट अ गुड आइडिया। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस यहाँ भी करेंगे कि किस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो क्या आप सब तैयार हैं? तो बात शुरू होती है रोहन से। ये है रोहन। तो रोहन को रोहन की मॉम ने एक काम दिया। उन्होंने बोला कि तुम जाकर काउंट करके बताओ कि तुम्हारे शेल्फ्स में कितने सारे बुक्स हैं। तो रोहन गया, फटाफट काउंट करके अपनी मॉम को बताया। अब इतने में रोहन के घर पर आ गए थे गेस्ट। तो रोहन की मॉम ने फिर से उसे काम दिया, बोला कि तुम जाकर काउंट करके बताओ कितने सारे गेस्ट आए हुए हैं। तो रोहन गया, फटाफट काउंट करके अपनी मॉम को बताया। अब इतना कुछ काउंट करने के बाद बाहर होने लगी बारिश, जैसे कि अभी मॉनसून का भी दिन है। तो रोहन को मन किया बारिश में भीगने का, बट रोहन को डर था उसकी मॉम का, जैसे हम सबको डर होता है अपनी मॉम का। तो रोहन तो बाहर गया, लेकिन वो अम्ब्रेला लेकर गया। अब जैसे कि हमारा भी मन करता है ना कि रेन ड्रॉपलेट्स को अपने पाम पर ले, तो वैसा कुछ रोहन भी करने लगा। अब रोहन के दिमाग में एक क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन? कि क्या मैं ये काउंट कर सकता हूँ कि कितने सारे रेन ड्रॉपलेट्स उसके पाम पर गिर रहे हैं? तो ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे बूंदे गिर रहे होंगे। अब रोहन के दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि अच्छा ठीक है, क्या मैं ये काउंट कर सकता हूँ कि एक ड्रॉप पानी में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर एक ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, या कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, या इनका मास कितना होगा, या कितने ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गैस। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस वो ढूंढना चाहता था। अब इतने सारे सवाल आने के बाद रोहन अब रिसर्च करने लगा, और रिसर्च करने से इसे पता चला कि इन सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस लेकर आए हैं एक फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है अमीडो एवोगैड्रो, जो कि इटली के साइंटिस्ट थे। और इसीलिए इटली में हर साल मोल डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक माइंड बॉगलिंग फैक्ट है कि वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आप सबको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें। हालांकि वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि मोल डे कब और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं फंडामेंटल वर्ल्ड में अगर एटम्स के नंबर्स काउंट करना, मॉलिक्यूल्स के नंबर्स काउंट करना, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के नंबर्स हम काउंट करना चाहते हैं, तो ये सारा प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी पूरे डिटेल में। तो मेरे साथ बने रहिए। रोहन तो एक इमेजिनरी स्टूडेंट है, हालांकि ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आते ही होंगे। तो इसी प्रॉब्लम का सल्यूशंस लेकर मैं आई हूँ आज आपके लिए। तो इन जनरल हम अगर किसी भी चीज़ का क्वांटिटी मेज़र करना चाहते हैं तो हम लोग एक सर्टेन पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें लेंथ मेज़र करना हो तो हम लोग मीटर यूज़ करते हैं, या मास मेज़र करना होता है तो हम लोग केजी यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, जो कि ग्लोबली हर जगह वही फॉलो किया जाता है। हालांकि और भी यूनिट है, बट केजी इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। उसी तरह से अगर हम टेम्परेचर मेज़र करना चाहते हैं तो हम लोग केल्विन यूज़ करते हैं, या फिर डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। तो कोई भी चीज़ का क्वांटिटी मेज़र करना होता है तो हम लोग एक सर्टेन पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमें नंबर्स काउंट करना है, जो कि बहुत सारे नंबर्स हैं, तो उन सारे नंबर्स को काउंट करने के लिए एक पैरामीटर होता है, दैट इज़ मोल। तो मोल होता क्या है? मोल इज़ द SI यूनिट टू मेज़र द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। अगर हम क्वांटिटी नंबर्स काउंट करना चाहते हैं किसी सब्सटेंस का,
तो हम लोग यूज़ करते हैं मोल। ठीक है, अब मोल और डजन में सिमिलैरिटी होता है। क्या सिमिलैरिटी? जैसे कि हम कहते हैं ना कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी, ये अंडरस्टूड है। अगर मैं बात करूँ 1 डजन बॉल, तो कितने सारे बॉल्स हो जाएंगे? 12 बॉल्स। अगर मैं बोलूँ हाफ डजन, तो हाफ डजन में कितने बॉल्स हो जाएंगे? 6 बॉल्स, राइट। अगर मैं बोलूँ 2 डजन बुक्स, तो कितने सारे बुक्स? 24 बुक्स, मीन्स 2 इंटू 12 दैट इज 24 बुक्स। उसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी क्वांटिटी? दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसी नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर, और इसका सिंबल होता है Na। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच क्वांटिटी। अगर मैं बोलूँ 2 मोल, अगर बोले 2 मोल बुक्स, इट मीन्स हाउ मेनी बुक्स? 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बट क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है इतने सारे बुक्स का होना? तो अगर पूरे वर्ल्ड में भी आप ढूंढेंगे ना, तो इतने सारे बुक्स होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। आपको दिख रहा है 10 टू द पावर 23। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ हाफ मोल ऑक्सीजन एटम, तो कितने सारे ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे? तो मोल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर मैं बोलूँ 2 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, N2 मॉलिक्यूल्स, तो कितने सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या करना है आपको? अगर आपको किसी का क्वांटिटी जानना है, कोई भी चीज़ का अगर आप क्वांटिटी जानना है आपको, और आपको मोल पता है कि 1 मोल है या 2 मोल वो क्वांटिटी है या 3 मोल वो क्वांटिटी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपली मोल से मल्टीप्लाई करना होगा एवोगैड्रो नंबर को, राइट। या फिर आपको क्वांटिटी पता हो, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 फ्लोरीन एटम है, तो आप बताइए कितना मोल के बराबर होगा ये? तो क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपली डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? एवोगैड्रो नंबर से। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 2 मोल फ्लोरीन में 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 फ्लोरीन के एटम्स होंगे। यानी कि अगर मोल दिया हुआ है, क्वांटिटी मेज़र करना है, तो हम लोग एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर अगर आपको क्वांटिटी दिया हुआ है और मोल कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? सिंपली डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो ये हो गया फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। लेट सपोज आपको मोल दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इधर ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको मोल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर को। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाई मोल। आखिर हमें मोल पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, एक आंसर तो आपको पता होगा कि मोल के हेल्प से हम लोग नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस का जो सब्सटेंस का नंबर्स काउंट करना हमारे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो वैसे सब्सटेंस का नंबर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ मोल। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 0.06 ग्राम का एक वाटर का ड्रॉपलेट है, उसमें कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हालांकि उसमें बिलियंस ऑफ H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर कितना है वो हम लोग मोल के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर इतने सारे केमिकल्स दे दिया जाए आपको
और सब में आपसे पूछा जाए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इतना अमाउंट है, इतने अमाउंट में आप बताइए कि इसमें कितने पोटेशियम के आयंस होंगे, कितने डाइक्रोमेट के आयंस होंगे, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर इसमें कितने पोटेशियम डाइक्रोमेट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो सारा कुछ हम लोग मोल के हेल्प से निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी है। सबसे पहली बात, मैटर आखिर होता क्या है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। और इन जनरल वी ऑल नो दैट मैटर 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन सब का प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होता है। जैसे कि बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड होता है, मास फिक्स्ड होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, 2 पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है इट इज़ मिनिमम, बहुत कम होता है। हालांकि स्पेस तो होगा ही क्योंकि एटम्स स्फेरिकल है तो, और लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा होता है। और वही बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है। 1 लीटर अगर ले रहे पानी, उसको किसी भी कंटेनर में रखिए तो वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, लेकिन शेप चेंज हो जाता है, मास अगेन फिक्स्ड रहेगा। और यहाँ पे जो स्पेस होता है 2 पार्टिकल के बीच एज़ कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा होता है, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और गैस, तो गैस थोड़ा सा ही अमाउंट क्यों ना ले लें और उसको पूरे रूम में रख दे, तो पूरा जो भी कंटेनर या रूम है वो पूरा स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी बहुत मैक्सिमम होता है, ठीक है। और स्पेस तो आप देख ही रहे, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, इट इज़ 1.627 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। केजी में लिखना होगा तो 10⁻⁻27 केजी, ठीक है, बाकी ये सेम रहेगा। और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, इट इज़ नियरली सेम एज मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, बट थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, बट वो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में कंसिडर करते हैं, केमिकल रिएक्शन में नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन तो नहीं करता है। लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तब न्यूक्लियस रिएक्ट करता है आपस में, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इट इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, केजी में हो जाएगा -31 ग्राम। तो ये आपको दिख भी रहा होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बहुत ही कम है। और कितना कम है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इट इज़ 1837 टाइम्स लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मानते हैं एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि किसी भी एटम का मास डिपेंड करता है कि उस एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। और आपको ये भी पता होगा कि पूरे एटम का मास रिसाइड करता है सेंटर पे, न्यूक्लियस पे, क्योंकि न्यूक्लियस में ही होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इसी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये जनरल आइडिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मीन्स उस एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बताता है उसका एटॉमिक नंबर। और अगर कोई भी एलिमेंट है तो यहाँ नीचे में हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, और यहाँ A से रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मीन्स उस एटम का मास किस पे डिपेंड करेगा, प्रोटॉन पे एंड न्यूट्रॉन पे। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर एटम न्यूट्रल है, मीन्स एटम जब रिएक्ट नहीं किया है, कोई मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं किया है,
तब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर विल बी ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उस टाइम रिएक्ट नहीं किया है। लेकिन आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन ही लूज या गेन करता है, तो उस टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। तो उस टाइम हम नहीं कह सकते कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ये हमेशा वैलिड होगा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और मैं बोल रही थी ना कि मोल डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 23 अक्टूबर। और यहाँ पे टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है, कब से कब तक। तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 6.02 AM से लेके 6.02 PM तक। ठीक है, तो 23 अक्टूबर है क्यों? क्योंकि अक्टूबर कौन सा मंथ है? 10th, और 23 मीन्स 23 का पावर हो गया, और 6.02 तो ये नंबर ही है, एवोगाड्रो नंबर। तो इसलिए हम लोग मोल डे सेलिब्रेट करते हैं 23 अक्टूबर, मीन्स उनको रिमेंबर करने के लिए एवोगाड्रो साइंटिस्ट को हम लोग ये डे मनाते हैं, स्पेशली केमिस्ट मनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपके पास 10 ऑक्सीजन एटम है, आप बताओ इसका मास कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, प्रैक्टिकली तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 10 ऑक्सीजन एटम का मास निकालें, क्योंकि आपको पता है कोई भी एटम या मॉलिक्यूल का मास बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन इन जनरल अगर आपसे कोई बोलता है कि आप बताओ 2 kg शुगर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? वेइंग बैलेंस में आप एक साइड 2 kg का स्टोन लेंगे और दूसरे साइड आप शुगर ऐड करेंगे। और शुगर कब तक ऐड करेंगे? जब तक ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, और जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब कहेंगे कि इतना जो अमाउंट है ये 2 kg के बराबर है। क्लियर? लेकिन आपसे पूछ दे कि 10 ऑक्सीजन एटम, 20 ऑक्सीजन एटम या 1000 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप एक साइड ऑक्सीजन एटम ऐड करेंगे और यहाँ पे कोई भी स्टोन ले लेंगे, 5 ग्राम, 1 ग्राम। अगर 1 ग्राम का भी ले रहे तो आपको बहुत सारे ऑक्सीजन एटम यहाँ पे रखना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल का मास बहुत ही ज़्यादा कम होता है, हम लोग उसको अपने नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम इनका मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ पे भी हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हर चीज़ मेज़र करने के लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस लेते हैं ना, उसी तरह से अगर हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इवन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का मास जानना है तो हम लोग रेफरेंस लेते हैं। और रेफरेंस क्या लेते हैं? तो सबसे पहले हाइड्रोजन एलिमेंट को रेफरेंस माना गया था, क्योंकि वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर कार्बन आटम को रेफरेंस माना गया 1961 से, जो कि अभी तक फॉलो किया जाता है। तो देखिए, पहले समझते हैं रेफरेंस किसे लिया गया था। तो C12 कार्बन का 12 आइसोटोप को रेफरेंस माना गया था। कार्बन का और भी आइसोटोप्स है 13, 14, बट मोस्ट एबंडेंट जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है वो कौन सा है? C12 वाला। तो अगर हम लोग कार्बन का एक एटम को कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मास नंबर कितना है? 12 है। इट मीन्स इसके पास 6 प्रोटॉन्स है एंड 6 न्यूट्रॉन्स है, राइट? यानी कि हम लोग एक कार्बन एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या? क्योंकि देखिए, आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? लगभग बराबर होता है, दैट इज 1.627 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे कितने सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? तो 12 है। तो क्या हम लोग इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो देखिए, रेफरेंस लिया गया कि एक कार्बन एटम को 12 इक्वल पार्ट में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका एक यूनिट को कंसीडर किया गया एज अ रेफरेंस, और इसी को कहा गया 1 AMU, या फिर अब इसे U बोला जाता है, दैट इज यूनिफाइड मास।
तो इसका एक यूनिट का मास कितना होगा? ऑब्वियसली एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर, दैट इज 1.627 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसके बराबर। यानी कि इसको रेफरेंस माना गया और इसके रिस्पेक्ट्स में सारे एटम्स का मास को कैलकुलेट किया गया। लेट सपोज आपसे बोला जाए कि एक हीलियम एटम का मास कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, एक हीलियम एटम लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एक एक यूनिट करके ऐड करेंगे। तो ऐसा हमको कितना यूनिट लेना पड़ेगा कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो ऐसा जब तक हम लोग 4 यूनिट नहीं लेंगे तब तक ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, मतलब हीलियम के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, राइट। तो यानी कि इसका मास नंबर 4 है, यानी कि जब तक हम लोग ऐसा यूनिट 4 नहीं लेंगे तब तक इसका मास इसके बराबर नहीं होगा, राइट। तो अगर मान लीजिए हीलियम की जगह अगर हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन एटम लेते हैं तो ऐसा कितना यूनिट लेना पड़ेगा? ऐसा हम लोग को लेना पड़ेगा 14 यूनिट, राइट। 9, 10, 11, 12, 13, 14। जब तक ऐसा 14 यूनिट नहीं लेंगे तब तक इसके नाइट्रोजन एटम के एक एटम के मास के बराबर नहीं होगा, राइट। क्योंकि आपको पता है एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, 14 है ना, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो 7 होता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इसको रेफरेंस माना गया और इसके रिस्पेक्ट में सारे एलिमेंट सारे एटम्स का मास को कैलकुलेट किया गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। रेफरेंस हम लोग इसको मानते हैं, कार्बन का एक एटम लिया गया, इसको 12 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो इसका एक यूनिट को रेफरेंस माना गया। अब समझते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया, क्या होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। मीन्स हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हैं किसी के रिस्पेक्ट में। तो किसके रिस्पेक्ट में? तो 1/12 मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम, राइट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास के बराबर डिवाइडेड बाय हम लोग रेफरेंस लिए हैं 1 AMU, दैट इज 1/12। तो ये कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब अगर किसी भी एटम का कोई भी एटम का अगर हमें मास कैलकुलेट करना है, वो भी एक एटम का मास अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे AMU से, तब जाकर हमको मिलता है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्योंकि कोई भी हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं तो वो हम लोग C12 कार्बन एटम का 12th पार्ट के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक और चीज़ समझते हैं यहाँ से। तो रिलेटिव एटॉमिक मास से आप क्या समझे कि कोई भी एटम कितना टाइम्स हैवियर है फ्रॉम 1/12 मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम, ठीक है। इससे कोई भी एटम कितना टाइम्स हैवियर है वो कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब डेफिनेशंस भी देख लीजिए रिलेटिव एटॉमिक मास का। The relative atomic mass or the atomic weight of an element is the number of times one atom of elements is heavier than 1/12 times of mass of an atom of C12 carbon atom. I hope ये clear हो गया होगा। अब एक और चीज़ समझिए, अगर आपसे कोई बोल दे कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, अगर आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम है तो इसका मास कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए आपको पता है 1 मोल ऑक्सीजन एटम कहने का मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे 1 मोल में? तो 1 मोल में आपको पता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, दैट इज 6.022
इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम होंगे। तो अगर मान लीजिए आपको एक ऑक्सीजन एटम का मास पता चल गया, तो आप इतने सारे ऑक्सीजन एटम का मास भी निकाल लेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? तो देखिए आपको अभी हमने बताया रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1, हमको ऑक्सीजन एटम चाहिए तो हम लोग ऑक्सीजन एटम लिखेंगे, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय AMU डायरेक्ट। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, आपको ऐसा एक यूनिट लेते जाना है और इधर हम लोग लेंगे ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कितना ऐसा यूनिट चाहिए होगा, वही होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है और मास नंबर 16, यानी कि आपको ऐसा यूनिट कितना लेना पड़ेगा, 16 लेना पड़ेगा। यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक ऑक्सीजन एटम का कितना हो जाएगा, 16 होगा। तो यानी कि 16 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं AMU से तो क्या निकलेगा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास पता चल गया, तो इतने सारे एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास नहीं पता चलेगा, सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा एवोगैड्रो नंबर से। तो आप लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम will be equal to simply Avogadro number 6.022 into 10⁻23 into 16 AMU। AMU का वैल्यू क्या होता है, 1.627 into 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 1 आता है, यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो गया, 16 ग्राम, मीन्स उसके एटॉमिक मास के बराबर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो 16 अगर हम लोग लिख रहे हैं या किसी नंबर लिख रहे हैं तो वो हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास, लेकिन इसी में अगर हम लोग ग्राम ऐड कर दे रहे हैं तो वो हो जाएगा 1 मोल उस एटम के मास के बराबर होगा। ठीक है, और अगर AMU से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब उसका मास कितना हो जाएगा, उसके एक एटम के मास के बराबर होगा। यानी कि आपको डिफरेंस समझ में आया, 16 ग्राम 16 AMU या 16 लिखने का मतलब। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू क्या करेंगे, एटॉमिक मास दैट इज 16, कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। यानी कि यहाँ से भी एक फॉर्मूला निकल के आया। क्या है फॉर्मूला, देखिए आपसे बोल रहा था कि व्हाट इज द मास ऑफ mass of 2 mole of ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है, इट इज 16 ग्राम, राइट। तो आपसे पूछ रहा है मास ऑफ 2 मोल, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास होता है इसके एटॉमिक मास के बराबर, देयरफॉर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी इक्वल टू 2 इंटू 16 ग्राम। यानी कि अगर आपको मोल दिया हुआ है, ठीक है, आपको निकालना है कि कितना मास होगा, ठीक है, गिवन मास, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको,
उस एटम के एटॉमिक मास के बराबर। एटॉमिक मास से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एटॉमिक मास इनटू मोल बताएगा क्या, उसका मास। ठीक है, यानी कि मोल इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मीन्स एक मोल में कितना मास, तो एक मोल में कितना मास 16 ग्राम। मोलर मास जिसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, क्योंकि हम लोग बता रहे एक मोल में कितना मास, तो या तो मोलर मास लिखिए या तो फिर ग्राम एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो ये हो गया फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अगर आपको मास दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कितना मोल होगा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द मोल ऑफ एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। एक मोल 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम में कितना मोल होगा, तो आपको फॉर्मूला पता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास कितना है 8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलर मास ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16 ग्राम पर मोल, यानी कि कितना हो गया 1/2, 1/2 इट मीन्स 0.5 मोल, तो इसका आंसर हो गया 0.5 मोल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या होता है कि जब दो एटम सेम टाइप का एटम या डिफरेंट टाइप का एटम्स केमिकली कंबाइन करे तब जाकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। जैसे कि अगर आपसे बोल दे व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। अब एटम की जगह अगर मॉलिक्यूल है तो क्या करेंगे, हम लोग उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर लेंगे सिंपली, यानी कि यहाँ पे भी आपको मास निकालना है, मोल दिया हुआ है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल कितना दिया हुआ है 2 मोल, मास तो हमको निकालना है, ठीक है, गिवन मास को हम लोग x मान लेते हैं, x ग्राम, यहाँ पे अभी यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मोलर मास कितना हो जाएगा इसके मॉलिक्यूल है तो इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर आप लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो कितना हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम का मास हो जाएगा 32 ग्राम, तो यानी कि मोलर मास हो गया 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका यूनिट मोल होता है, तो सिंपली x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 मोल इंटू 32 ग्राम पर मोल, मोल मोल कट गया, कितना हो जाएगा 64 ग्राम। तो कितना मास हो जाएगा 2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, मास हो जाएगा 64 ग्राम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स एक मॉलिक्यूल ज़्यादा है 1/12 मास ऑफ C12 कार्बन एटम। ठीक है, नेक्स्ट। तो आपको यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला कि अगर हम लोग 1 मोल कार्बन एटम या 1 मोल कोई भी एटम ले रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे लिया गया है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम और यहाँ पे 1 मोल ऑफ कॉपर, तो 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा उसके एटॉमिक मास के बराबर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मतलब इसका मास एग्जैक्टली 12 ग्राम के बराबर होगा। अगर हम लेते हैं 1 मोल कॉपर एटम,
तो उसका मास कितना हो जाएगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर, जो कि होता है 63.5 ग्राम। ठीक है, अब एक मोल कार्बन एटम में कितने कार्बन के एटम होंगे, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। एक मोल कॉपर एटम कितना होगा, अगेन सेम नंबर, हालांकि यहाँ पे मास ज़्यादा है तो एटम का मास कम ज़्यादा तो होगा ही, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, सारे एटम्स के तो अलग अलग हैं, तो उसका एटम का मास ज़्यादा या किसी का कम होगा, राइट। बट नंबर्स जो है वो बराबर होगा। एक मोल कार्बन एटम ले, एक मोल कॉपर, एक मोल आयरन, कुछ भी ले, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम होंगे, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर। उसी तरह से 2 मोल लेंगे तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर पूछ रहा है 2 मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा, तो 12 इंटू 2, मतलब उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, तो एवोगैड्रो लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, और ये एक सर्टेन कंडीशन पर ही वैलिड होगा, और वो कंडीशन क्या होता है, दैट इज STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स जब हम लोग टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm कंसिडर करेंगे तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब ये लॉ बोलता क्या है कि अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम कोई भी गैस का ले रहे हैं तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। लेट्स सपोज अगर आप 1 लीटर नाइट्रोजन गैस लिए और 1 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिए, 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिए एंड 1 लीटर हाइड्रोजन गैस लिए, तो इन सब में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। लेट्स सपोज 1 लीटर नाइट्रोजन गैस में 1 लाख नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो 1 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में भी 1 लाख हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपसे बोलते 2 लीटर में कितना होगा मॉलिक्यूल्स, तो 2 लीटर में 2 लाख नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 लाख हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स होंगे। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस में भी। तो ये लॉ का कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम कोई भी गैस ले रहे हैं तो इट विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम लोग 1 मोल कोई भी गैस ले रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, अगेन कोई भी गैस ले रहे हैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, तो आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। और वही आपसे पूछ दे कि 2 मोल नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आपसे पूछ दे कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये कैलकुलेट किया गया था कि 1 मोल अगर कोई भी गैस ले रहे हैं तो STP पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अगर इसको ml में लिखना होगा तो 22400 ml। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि 2 मोल नाइट्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 2 इंटू 22.4 लीटर सिंपली। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला आया कि अगर आपको मोल पता है और आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल से मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक हो गया, अगर मान लीजिए आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको दे दिया जाए कि 48 लीटर है नाइट्रोजन गैस, इसमें कितने मोल होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 से। तो यानी कि अगर आपको मोल निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP, डिवाइड क्या करना पड़ेगा
22.4 लीटर। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला आया, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग जितना कुछ भी पढ़े उसका मैं एक रिकैप आप लोग को दे देती हूँ। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मोल। इससे अगर मोल दिया हुआ है, अगर आपको कैलकुलेट करना है उस पर्टिकुलर मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर आपसे बोल देता है 2 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होंगे, कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, सिंपली। इसी का रिवर्स, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कितने उसमें मोल होंगे, तो आप क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे, किससे, एवोगैड्रो नंबर से, राइट। अब हम लोग एक रिलेशन देखे थे मोल और मास का। ठीक है, अगर आपको मोल दिया हुआ है, आपको मास निकालना है कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ता है, 2 इंटू एटॉमिक मास, उस एटम के मास के बराबर, या अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू एटॉमिक मास करते हैं, या फिर मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिकुलर मास। मतलब अगर आपसे पूछ दे 2 मोल O2, 2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एटॉमिक मास या फिर मॉलिकुलर मास। और इसी का रिवर्स, अगर आपको मास दिया हुआ है, आपको मोल पूछ रहा है, तो आप डिवाइड करेंगे उस मास को बाय एटॉमिक मास या फिर मॉलिकुलर मास, वो भी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब एक और रिलेशन जो एवोगैड्रो लॉ से आया कि अगर आपको मोल दिया हुआ है, आपको निकालना है वो गैस का वॉल्यूम, कि वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो पर्टिकुलर गैस, तो आप क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 22.4 लीटर, क्योंकि आपको पता है 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई हाउ मेनी वॉल्यूम, 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो 2 मोल, तो 2 इंटू 22.4 लीटर। और इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे, इसी का रिवर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया सारा मोल कैलकुलेट करने का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और हाँ, अब यहाँ तक मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किया, अब आप लोग क्वेश्चंस को खुद से भी प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।